नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। हम पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन के पाचन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने यह भी अध्ययन किया कि श्वसन क्रिया में सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि भोजन, जल और ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुँचती हैं? साथ ही जंतुओं के द्वारा अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक कैसे होता है जहाँ से इन्हें बाहर निकाला जा सके। इस अध्याय में हम जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन कार्य को करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त कहते हैं। शरीर पर खरोंच लगने या शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त बाहर निकलता है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, बकरी, मनुष्य आदि। रक्त की संरचना कैसी होती है? रक्त क्या है? शरीर में रक्त कहाँ पाया जाता है तथा इसका मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। रक्त संरचना एवं वर्ग। रक्त की तैयार स्लाइड को लीजिए। इसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर शिक्षक की सहायता से निरीक्षण कीजिए। रक्त में क्या दिखाई देता है? मानव रक्त के मुख्य दो भाग होते हैं, तरल रूप में प्लाज्मा, ठोस रूप में कणिकाएं। आइए रक्त के इन भागों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्लाज्मा क्या है? यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% 50 से 60% क्या है? प्लाज्मा। 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है? अक्षारीय होती है। रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है? अक्षारीय होती है। रुधिर में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। इसी कारण रुधिर तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। रुधिर कणिकाएं। रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स RBC। सेकंड, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स WBC। तथा थर्ड है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड कॉर्पस। स्लाइड के अध्ययन में आपने देखा होगा कि कुछ रुधिर कणिकाएं गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई व केंद्र के विहीन है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाने का। ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य: ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना। श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। रुधिर की स्लाइड में लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। ये कणिकाएं रुधिर में कई प्रकार के कार्य करती हैं। इन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। सैनिक कणिकाएं किसे कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं को। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य: ये प्रतिरक्षा कार्य करती हैं। शरीर को संक्रमित करने वाले रोगाणु या परजीवी को नष्ट कर शरीर को स्वस्थ बनाए रखती हैं। शरीर में टूटी हुई एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में छोटी, केंद्रक विहीन, अनियमित होती हैं। रुधिर में इनकी संख्या भी कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की तरह इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य: इनका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना है। चोट लगने पर लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक हैं। हम टीवी, समाचार पत्रों में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में देखते हैं एवं पढ़ते हैं। इन दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के शरीर से अधिक रुधिर के बह जाने से उन्हें तत्काल रुधिर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इन्हें अस्पताल के रुधिर बैंक से संबंधित रुधिर वर्ग का रुधिर उपलब्ध कराया जाता है। रुधिर वर्ग एवं रुधिर बैंक क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। रुधिर वर्ग: मानव में रुधिर वर्गों अथवा समूहों संबंधी जानकारी सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक
कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1868 से 1943 के बीच इनका क्या है जन्मकाल है, नामक वैज्ञानिक ने दी थी। शोध से पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले दोनों व्यक्ति के रक्त वर्ग समान होने चाहिए। रक्त देने वाला व्यक्ति दाता तथा जिसे रुधिर देना अथवा चढ़ाना है वह ग्राही कहलाता है। भूलवश यदि भिन्न रुधिर वर्ग का रुधिर किसी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो शरीर में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे शरीर में रुधिर का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ग्राही को असंगत रुधिर चढ़ाने पर उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा जैसा कि चित्र में दिखाया गया, परिसंचरण तंत्र को नामांकित किया गया है धमनी, हृदय, शिरा। रुधिर समूह की जानकारी के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य के रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रतिजन, प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या होता है, मानव रुधिर में पाए जाने वाले ये प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। प्रतिजन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए व बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षी, प्रतिजनों की भांति ही रुधिर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए व प्रतिरक्षी बी। इनके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ए तथा बी का संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। शरीर में रुधिर का थक्के के समान जमना तभी संभव होता है जब प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए स्मॉल ए अथवा प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार रुधिर के जमने से रक्त केशिकाओं में रक्त का बहाव रुक जाता है। रुधिर में पाए जाने वाले इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर को ए बी व ओ 4 वर्गों अथवा समूहों में वर्गीकृत किया, जिनके बारे में सारणी 7.1 में दर्शाया गया है। रुधिर वर्ग, प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी। ए प्रतिजन इसका क्या है, ए है, प्रतिरक्षी बी है, बी का बी है और स्मॉल ए इसका प्रतिरक्षी है। ए बी, ए और बी दोनों इसके एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, कोई नहीं है इसका। ओ कोई नहीं है एंटीजन और इसके एंटीबॉडी ए और बी है। रुधिर वर्ग का महत्व। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुए। इससे दुर्घटना एवं बीमार व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर उचित वर्ग का रुधिर रक्त बैंक अथवा पंजीकृत स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आसानी से प्राप्त हो जाता है। न्याय एवं कानून के क्षेत्रों में भी रक्त वर्गों का महत्व है। इनके नमूनों से प्राप्त किए जाने वाले डीएनए परीक्षणों द्वारा अपराधियों की पहचान की जा सकती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर उचित वर्ग का रक्त चढ़ाकर उसमें रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। यह क्रिया रुधिर आधान कहलाती है। इस प्रक्रिया में दाता व ग्राही दोनों के रक्त वर्गों को सम्मिलित कर चढ़ाया जाता है, जैसा कि सारणी 7.2 में दर्शाया गया है। रुधिर आधान संबंधी जानकारी। दाता रुधिर वर्ग ए और ए इनको आपस में अपन कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। ग्राही रुधिर वर्ग ए को बी नहीं दे सकते, ए को ए बी दे सकते हैं, ए बी वाला ले सकता है और ओ को नहीं दे सकते। ओ को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसको ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही दे सकता है। तो ये इस प्रकार से इसको स्टडी कर सकते हैं। ये ओ को ओ वाला ही दे सकता है। नोट, सही का अर्थ रक्त दिया जा सकता है एवं गलत का अर्थ क्या है, रक्त नहीं दिया जा सकता। सारणी 7.2 का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि ए बी रक्त समूह वाला ग्राही सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है एवं ओ रक्त समूह वाला दाता सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही एवं ओ समूह वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता है। ए बी वाला तो क्या है, ग्राही है और ओ क्या है, दाता है। रक्तदान व रक्त बैंक। दुर्घटना होने पर व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस कारण उसे रक्त की आवश्यकता होती है। जहाँ तक संभव हो रक्त सदैव परिजनों और रिश्तेदारों से लेने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वांछित रक्त समूह मिलने में आसानी रहती है। परिजनों से वांछित रक्त समूह न मिलने की स्थिति में रक्त रुधिर बैंकों से प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा रुधिर बैंक हर जिले के अस्पताल में खोले गए हैं। कई लोक कल्याणकारी संस्थाओं के द्वारा
द्वारा भी निजी रक्त बैंक संचालित हैं। रुधिर को रुधिर बैंकों में संरक्षित रखने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। रुधिर बैंक रक्तदान वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों का रुधिर सुरक्षित व संग्रहित रहता है रुधिर बैंक कहलाता है। रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे इसलिए रक्तदान की आवश्यकता होती है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण कर लिया जाता है। यदि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो उसका रक्त नहीं लिया जाता। रुधिर लेने के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पताल एवं बड़े निजी चिकित्सालयों में रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। आवश्यकता पड़ने पर इन रक्त बैंकों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों एवं रोगियों को वांछित समूह का रक्त उपलब्ध कराया जाता है। यह भी जाने रक्तदान कौन कर सकता है। ऐसा प्रत्येक पुरुष व महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो, जिसका वजन 45 किलो से अधिक हो, जो एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस, मलेरिया, कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो, जिसने पिछले 3 महीने से रक्तदान नहीं किया हो, जिसका 6 महीने के अंतराल में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो, जिसका रक्तदाब सामान्य हो, जिसका तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड व पल्स रेट सामान्य हो, महिला जो गर्भवती न हो, ये सभी रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के बाद ध्यान देने योग्य बातें। रक्तदान के पश्चात 24 घंटे के भीतर तरल पदार्थ का सेवन करें जैसे जूस, दूध इत्यादि। रक्तदान के पश्चात 24 घंटे तक अधिक परिश्रम व व्यायाम न करें। रक्त के कार्य। रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर पोषक पदार्थों तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। बाहरी जीवाणुओं व विषाणुओं को नष्ट कर हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। चोट लगने पर यह रुधिर का थक्का बनाकर इसे बहने से रोकता है। अन्य पदार्थ जैसे हार्मोन, एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करता है। शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखता है। रुधिर परिवहन का कार्य हृदय व रक्तवाहिनियां मिलकर करती हैं। अब हम रक्तवाहिनियों व हृदय किस प्रकार कार्य करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। रक्तवाहिनियां शरीर में विभिन्न, टाइम बहुत हो गया, थोड़ा जल्दी स्टडी कर लेते हैं। रक्तवाहिनियां शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो रक्तवाहिनियों का कार्य क्या है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को ले जाना। शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनियों का क्या कार्य है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का कार्य करती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां, दीवार या मोटी व लचीली होती हैं। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर ऊतकों में पहुंचकर पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। शिराएं क्या करती हैं। शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को इकट्ठा कर हृदय तक लाने का कार्य शिराओं द्वारा किया जाता है। तो ये तो हृदय तक लाती हैं रुधिर को, जबकि धमनियां हृदय से ले जाती हैं रुधिर को और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। शिराओं की भित्तियां धमनी की अपेक्षा पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। ऊतकों में उपस्थित केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। आइए हम वाहिनियों में रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रिया करते हैं। ये एक गतिविधि इसमें दिखाई गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये प्रायोगिक कार्य है तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। फिर है, अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे, इसको छोड़ते हुए 7.3 मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। ये मानव हृदय का काट चित्र दिखाया गया है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना, इसमें दायां अलिंद होता है, दायां नीले होता है, बायां अलिंद बायां नीले होता है, विभाजन पट्टिका होती है। हमारा हृदय जीवन पर्यंत
बिना रुके रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यदि हृदय में यानी कि हृदय का आकार कैसा होता है, एक मुट्ठी के बराबर। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। हृदय क्रमशः फैलता एवं सिकुड़ता है, जिससे रक्त नलिकाओं में पंप होता है। शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रक्त हृदय में आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन युक्त होकर वापस आता है। हृदय से यह शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। हृदय के एक बार फैलने व सिकुड़ने को हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। डॉक्टर नाड़ी स्पंदन या हृदय की धड़कन की गति को गिनकर स्वस्थ होने का अनुमान लगाते हैं। इन्हें भी जानिए। हृदय स्पंदन मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार 1816 में फ्रांस के, ये स्टेथोस्कोप का चित्र दिखा रखा है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? फ्रांस के आर लीनी नामक डॉक्टर ने किया था। किसने किया था? आर लीनी नामक डॉक्टर ने किया था। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाते हैं। ये इसके अंदर एक गतिविधि दिखा रखी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं अपन रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग। रक्त की कमी या रक्त के संक्रमित होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया। ये आप ऊपर वीडियो को पॉज करके इसको विधि को स्टडी कर सकते हो आराम से। तो रुधिर संक्रमण में होने वाले रोग कौन से हैं? जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, रक्त कैंसर, हेपेटाइटिस बी, एड्स आदि। एड्स महामारी के रूप में भारत में तेजी से फैल रहा है, जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। इसके विषाणु को HIV कहते हैं। यह एक लाइलाज सिंड्रोम संलक्षण है। इसका बचाव ही उपचार है। क्या आप जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। एलिसा परीक्षण में एड्स का पता लगाया जा सकता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स HIV विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? HIV विषाणु से। अब इसको भी आप देख सकते हो आपने क्या सीखा। इसको वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये अभ्यास प्रश्न है। इनको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये अभ्यास प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों।